नमस्कार, मैं सौरभ पांडे। आज हम लोग कक्षा 10 विषय संस्कृत के प्रारंभिक व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है संस्कृत भाषा एवं वर्ण समानार्थक। संस्कृत भाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहले भाषा कहते किसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मनुष्य अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों का जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है उसे ही भाषा कहा गया है। जैसे कि यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, हम अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद बताए गए हैं: मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। मौखिक अर्थात बोलकर, लिखित मतलब लिखकर, सांकेतिक मतलब इशारों के द्वारा। ये हो गई भाषा और भाषा का भेद। आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानना चाहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर अर्थात वर्ण। अक्षर का मतलब न अक्षरः इति अक्षरः, अक्षर का कभी नाश नहीं होता है। अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से फिर भाषा का अस्तित्व है। हम वाक्यों को तोड़ सकते हैं शब्दों में, शब्दों को तोड़ सकते हैं वर्णों में, और वर्णों को अर्थात अक्षरों को हम तोड़ नहीं सकते। इसीलिए वह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है भाषा की। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, जैसे यह शब्द है राम। इसमें कितने अक्षर हैं? प्रायः लोग 2 बोलते हैं, रा और म, लेकिन नहीं, इसमें 4 अक्षर हैं। र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है जो र आ म अ के रूप में है, और इन चारों अक्षरों से एक शब्द बना राम। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। तो अब हम लोग वर्ण समानार्थक के बारे में ही जानते हैं। संस्कृत में वर्ण समानार्थक माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि द्वारा विरचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं, और वो सभी सूत्र 42 प्रत्याहार पर निर्भर है, और 42 प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्र पे निर्भर हैं, जिसे वर्ण समानार्थक कहा गया है। वो माहेश्वर सूत्र हैं यहाँ पर, जैसे ऐ उण, ऋ ऋ, ए ऊ, ऐ औच, हयवरट, लड़, यमन नड़नम, झभय, घड़दस, ज प गड़दस, ख फ छ ठ थ, चट तव, कपय, श स शर और हर। ये 14 माहेश्वर सूत्र को ही वर्ण समानार्थक कहा जाता है। सभी स्वर और व्यंजन इसी वर्ण समानार्थक के अंतर्गत, इसी माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पढ़े गए हैं। इनके अतिरिक्त कहीं भी कोई वर्ण नहीं मिलेगा। अब वर्णों की बात करते हैं, तो वर्णों के भेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, इस प्रकार वर्ण के 2 भेद कहे गए हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो बेसिकली अंतर दोनों में ये है कि स्वरों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, व्यंजनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं पर भी व्यंजन का प्रयोग करने के लिए स्वर की सहायता आवश्यक होती है, लेकिन स्वरों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। उसके उच्चारण के लिए किसी व्यंजन की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे हम लोग जानते हैं कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, और इन स्वरों का, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। आइए वर्णों के बारे में जानने के बाद हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में जानते हैं। प्रयत्न का मतलब होता है यत्न। यत्न मतलब प्रयास। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को ही प्रयत्न कहा गया है। आइए हम लोग जानते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न। सबसे पहले वर्णों को इन 5 वर्गों में बांटा गया है।
कवर्ग अर्थात क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इसके साथ अ और ह का जो उच्चारण स्थान कंठ है। कवर्ग के बाद ये कंठ जो है इन सभी का उच्चारण स्थान है, पूरा कवर्ग और अ और ह का। फिर चवर्ग च छ ज झ य और ई और श और य, इन सभी का उच्चारण स्थान है ताल। च छ ज झ य ई श और य। उसके बाद तवर्ग त थ द ध न री और मूर्धन्य श और र, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। त थ द ढ न री मूर्धन्य श और र। दंत तवर्ग त थ द ध न री और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत अर्थात दांत और ल। ओष्ठ पवर्ग प फ फ फ म और उ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये जो उच्चारण स्थान बताया गया है यह कोई कल्पना नहीं है अपितु वैज्ञानिक है। इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो अक्सर मैंने ये सुना है कि बड़ा स छोटा स ऐसा व्यवहार में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन स बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये तालव्य स है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। ये मूर्धन्य स है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये दंत स है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब हम ये जाने कैसे कि ये कैसे तालव्य से बोला जा रहा है, ये कैसे मूर्धा से और ये कैसे दंत से। तो अपने मुख में च का उच्चारण कीजिए। च बोलते समय हमारी जीवा मुख के जिस भाग को स्पर्श कर रही है वही तालु है च, और वहीं पर जीभ को स्पर्श करते हुए श का उच्चारण करेंगे तो तालव्य श उच्चारित होगा। च श। ठीक उसी प्रकार ये श ट बोलते वक्त आपकी जीवा जहां टकरा रही है ट, वही जीवा टकरा के श बोलना है। ट श, वो तालव्य श कहलाएगा। इसी प्रकार दंत स त बोलते वक्त आपकी जीवा दांत में टकराएगी, तो दांत में जीवा टकराते हुए अगर हम स का उच्चारण करें तो वो दंत स कहा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्णों को आप बोल करके अभ्यास करके ये जान सकते हैं कि उन वर्णों का उच्चारण स्थान एकदम वही है। एग्जाम्पल के लिए इन पवर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। बिना दोनों ओठों को स्पर्श किए इनमें से एक वर्ण का भी उच्चारण संभव है। बोल के आप देखें, प फ ब भ म, बिल्कुल नहीं। इन सभी पवर्गों का उच्चारण बिना ओष्ठ की सहायता से संभव नहीं है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब हम लोग आगे देखते हैं, इन वर्णों को कुछ विशेष नाम भी दिया गया है। जैसे क से लेके म तक 25 वर्ण होंगे टोटल। 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, तो टोटल होंगे 25। इन 25 को स्पृष्ट कहा जाता है। और ह और तीनों श, श और स, इन तीनों को ऊष्म संज्ञा दिया गया है। इन चारों को, ह और तीनों शकार को ऊष्म कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद य, र, ल और व, इन चारों को अंतस्थ कहा जाता है। इन चारों का नाम दिया गया है अंतस्थ। इनके अलावा जो स्वर है अ, ई, उ, री, री, इन स्वरों के अलावा ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 स्वर और भी हैं। तो इनका उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का उच्चारण स्थान दंत है, उ स्वर का ओष्ठ है, ए और ऐ का कंठ और तालु है। ए और ऐ इन दोनों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार ओ और औ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ
दोनों की आवश्यकता होती है, और व के उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो 25 व्यंजन हैं वर्गीय, और आप यहाँ पे 4 ऊष्म है, ह और तीनों श, अंतस्थ भी 4 हैं, य, र, ल और व। टोटल व्यंजन हो गए 33। स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 33 प्लस 9 स्वर, ये टोटल व्यंजन हो गए। इसके अलावा भी कुछ दिखाई देता है व्यंजन हमें, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्षत्रिय वाला क्ष, त्रिशूल में त्र, ज्ञानी में ज्ञ और श्रीमती या श्रीमान में श्र। इन चारों वर्णों को कोई अतिरिक्त व्यंजन या वर्ण नहीं माना गया है, उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं व्यंजनों में से दो के संयोग से उनका जन्म हुआ है या उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे क और मूर्धन्य ठ के संयोग से क्षत्रिय वाला क्ष बना है, त और र के संयोग से त्रिशूल वाला त्र का निर्माण हुआ है, और ज और य के संयोग से ज्ञानी वाला क्या बना है, फिर श और र के संयोग से श्रीमती असीमान का स बना है। इसलिए इन चारों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है, वे चारों कोई अतिरिक्त वर्ण नहीं है। और इस प्रकार 33 ही व्यंजन है और 9 ही स्वर हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो टोटल वर्णों की संख्या हो गई 42। कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि वर्णों की संख्या ज्यादा है या स्वर की संख्या ज्यादा है, लेकिन मूल स्वर 9 ही है। मूल स्वर संस्कृत में 9 ही है और मूल व्यंजन 33 ही है। टोटल 42 ही व्यंजन और स्वर मिला के वर्णों की संख्या निर्धारित की गई है। अब आपके मन में यह शंका आ सकती है कि आ या दीर्घ ई या दीर्घ उ, इनका उल्लेख तो यहाँ आया नहीं वर्ण समामनाएं में, जबकि इनका प्रयोग होता है, तो ये कहाँ से आ जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि दो ह्रस्व स्वर को मिला के दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार दो अन्य ई ह्रस्व को मिला के दीर्घ ई का निर्माण होता है, और दो ह्रस्व उ को मिला के दीर्घ उकार का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये वर्ण समामनाएं हुई, पूरी हुई, वर्ण समामनाएं का अध्ययन पूरा हुआ।